प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आरके हायर क्लासेस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि व्याकरण और लिटरेचर दोनों का ज्ञान आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज कोरोना के संकट के कारण छात्र और छात्राओं की पढ़ाई सुचारू ढंग से नहीं चल पा रही और इसका परिणाम क्या है कि छात्र और छात्राएं अध्ययन रुक जाने के कारण मंथर गति से भी, मंथर का मतलब होता है धीमी गति से भी, धीमी गति से भी अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जब गुरु की शरण में बच्चा जाता है, छात्र जाता है, छात्राएं जाती हैं, तो गुरु जो है प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है छात्रों को कि अच्छी प्रकार से पढ़ लो, अध्ययन कर लो और तुम डीएम बन जाओगे, एसपी बन जाओगे। लेकिन वही बात जब पढ़ने बैठता है तो एक लाइन दो लाइन पढ़ता है, ये सोच करके पढ़ता है कि गुरु जी ने कहा है कि पढ़ने के पश्चात हम डीएम बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे। एक लाइन दो लाइन तीन लाइन पढ़ा, उसके पश्चात उसके मन में दुनियादारी की बात आ गई। तमाम प्रकार के टिकिया समोसा जो भी बाजार में मिलते हैं, दिमाग में जब आ गया तो अपने पढ़ाई के मार्ग से भटक करके कुछ देर सोचने लगा कि तरह तरह के स्वादिष्ट फल हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, तरह तरह के लोग जो है संसार में रह रहे हैं, भटक जाता। जब फिर आता ही नहीं, गुरु जी ने कहा है कि पढ़ोगे तभी डीएम बनोगे, तो फिर पढ़ने लगता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की भावनाओं से ग्रसित होने के पश्चात छात्र और छात्राएं अपने कठिन परिश्रम को नहीं करके अच्छी पोस्ट पर नहीं जा पाते, क्योंकि बाधा में उनका मन खुद है। तो मैं सोचता हूं इस विषय में कि आप लोगों का ध्यान आकर्षण हम मनोवैज्ञानिक ढंग से इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे कि आपका मन जो है कहीं भटके ना। मेरा कहना है कि सबसे पहले पढ़ाई के लिए आप विचार कीजिए, सबसे पहले पढ़ाई के लिए आप विचार कीजिए। विचार आ जाए तो अपने गुरु का सत्कार कीजिए, और सत्कार अगर हो गया तो मेहनत करके परीक्षा को तैयार कीजिए, और तैयारी अगर हो गई तो अपने वाणी में, अपने बोली में परिष्कार कीजिए, और इस प्रकार परिष्कार करने के पश्चात फिर आप डीएम और एसपी की कुर्सी का इंतजार कीजिए। डीएम और एसपी की कुर्सी का इंतजार कीजिए। अगर इंतजार नहीं कर सकते हो तो पढ़ने लिखने के पश्चात कोई छोटा या बड़ा व्यापार कीजिए, और अगर व्यापार भी नहीं कर पाते हो तो कोई नेता बनकर किसी पार्टी का प्रचार कीजिए। अनेक प्रकार के विकल्प आपके सामने हैं कि पढ़ने लिखने के पश्चात हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या विकल्प हमारे सामने ऑप्शन के रूप में है। तो इस विषय में मैं डॉक्टर राम कुमार गुप्त, प्राचार्य डिग्री कॉलेज फुलवाड़ा, आपके बीच में अपने संपूर्ण ज्ञान से आप तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो कुछ भी मेरे दिमाग में है, मस्तिष्क में है, वो बच्चों तक मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूं। मेरे मन में भी एक संवेदना है, आपके प्रति सहानुभूति है। मैं आप तक पहुंच करके, आपके मस्तिष्क में पहुंच करके हम प्रेरणा दे करके
आपको DM, SP अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी सर्विसेज पे पहुंचाने का प्रयास करूँ इस चैनल के माध्यम से। तो हम सर्वप्रथम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम आज आपको बताएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेकिन इतना ही नहीं, हम इस प्रकार से ग्रामर को पढ़ाएंगे कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा इंटर के हों या BA के हों, MA के हों, जो भी छात्र और छात्राएं अंग्रेजी ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम मैटर सुलभ करेंगे। और ये भी साथ साथ बताएंगे कि मनोवैज्ञानिक ढंग से हम कैसे पढ़ाएं और मनोवैज्ञानिक ढंग से आप कैसे पढ़ें। आपका पूरा का पूरा दिमाग कैसे मेरी ओर होगा, इसको भी हम मनोवैज्ञानिक ढंग से आप तक पहुंच करके बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इस चैनल के माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये थोड़ा जैसे है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये स्पीच। अब देखो बेटा, सबसे पहले ये सोचिए कि डायरेक्ट माने क्या होता है, डायरेक्ट मीन्स क्या होता है और इनडायरेक्ट का अर्थ क्या होता है। डायरेक्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने हो और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने ना हो या जो बीत गया हो। और स्पीच का अर्थ होता है कथन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन हम कैसे जानते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि ये प्रत्यक्ष कथन है या अप्रत्यक्ष कथन है। जैसे हमने एक हिंदी में लिख दिया कि राम ने मुझसे कहा, मुझसे कहा, फिर हमने कामा और इन्वर्टेड कामा लगा दिया। अब इसका मतलब हो गया कि जो कहा गया है प्रत्यक्ष रूप से वही हम लिखेंगे। जैसे कहा गया, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब देखिए, राम ने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब आप ध्यान दीजिए, इसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष कथन। क्यों कहेंगे? कि वक्ता राम है, वक्ता की कही हुई बात को हमने इन्वर्टेड कामास के अंदर में व्यक्त कर दिया। अब यहां देखो कि एक डायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहिए, एक डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, चौथा भाग ये है। तो हम हिंदी में पहले वाक्य लिखिए, पहले देखिए ऑब्जेक्ट पहले पढ़ रहा है, क्रिया बाद में। इसको कहा जाता है, चाहे हम कहें स्पीकर, चाहे हम इसको कहें रिपोर्टर, और चाहे हम इसको कहें सब्जेक्ट, तीनों एक ही चीज है। ये कहा, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ये देखिए, मुझसे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं दिल्ली जा रहा हूं, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखो, एक डायरेक्ट नरेशन के या डायरेक्ट स्पीच के 4 भाग हो गए, स्पीकर या रिपोर्टर या सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए हमारी कक्षा में एक कोई छात्र है जिसका नाम है राम, उठा हमारे पास आया और हमसे कहा कि श्रीमान जी मैं दिल्ली जा रहा हूं। ये उस समय का कथन है जब उसने मुझसे कहा, कल्पना करो
1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे बीते। राम के पिताजी मेरे पास आए और पूछने लगे कि हमारा बच्चा कहाँ गया। तो जब हम उनसे बताएंगे तो 2 रूप में बता सकते हैं। एक तो जैसा उसने कहा है हूबहू ज्यों का त्यों वैसे हम कह देंगे कि राम ने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं। लेकिन वहां कहने में तो ये हम नहीं कहेंगे कि इन्वर्टर कामा क्लोज नहीं कहेंगे ना। हम नहीं कहेंगे राम ने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष कथन। जैसा कहा गया था मेरे सामने हूबहू मैंने उससे वैसा बता दिया, प्रत्यक्ष कथन हो गया। और अगर इस कथन को हम अपने अनुसार कहेंगे, माने वक्ता की कही हुई बात को अगर हम अपने भाषा में कहेंगे, हम अपने को वक्ता मान करके कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे? राम ने मुझसे कहा कि सुल्तानपुर जा रहा था। क्या कहा? राम ने मुझसे कहा कि वह सुल्तानपुर जा रहा था। क्योंकि आज ध्यान दीजिए, मैं राम नहीं हूं, मैं टीचर हूं, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, राम जा रहा है। तो जब राम बोल रहा था तो वो अपने लिए उसने मैं का प्रयोग किया। लेकिन जब हम राम के विषय में बता रहे हैं, उसके कथन को बता रहे हैं, तो मैंने उसके लिए वह का प्रयोग किया, क्योंकि वह राम है जिसने मुझसे कहा। तो यहां देखिए कि वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में कह देना, इसको इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। जैसा कि हम लिख सकते हैं कि राम ने मुझसे कहा कि वह दिल्ली जा रहा था। आप देखिएगा क्या परिवर्तन हुआ। आप लोग स्पष्ट अपने नजरों से देख रहे हो। कहां हमने परिवर्तन किया? यहां देखिए, जहां पर कामा और इन्वर्टर कामाज है, हमने की का प्रयोग कर दिया। मैं के स्थान पर वह कर दिया। दिल्ली वही है, क्योंकि बदला नहीं जा सकता है। जा रहा हूं, जा रहा था। अब इसको कहा जाता है कि इनडायरेक्ट स्पीच। आप देखिए, एक डायरेक्ट स्पीच से हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या किया? कुछ परिवर्तन किया। लेकिन ये जो परिवर्तन किया गया है, ये किसी न किसी आधार पर किया गया है। और वही आधार क्या है? वही आधार है ग्रामर, वही आधार है व्याकरण, और वही आधार है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नियम। तो आज हम बताएंगे कि एक डायरेक्ट नरेशन से कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है, किस नियमों के आधार पर बदला जाता है, और कैसे बच्चों की समझ में तुरंत आ जाता है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आप केवल इस चैनल को देखते रहिए। मेरा पूरा का पूरा वादा है, प्रॉमिस है कि आपको मैं ग्रामर का मास्टर बना दूंगा। पढ़िए तो, लेकिन अपने उन विचारों को मत त्यागिए, मन को मत इधर भटकाइए। जैसा कि मैं धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक ढंग से आप में प्रवेश करने का प्रयास करूंगा। देखते हैं कैसे तुम्हारा मन पर भटकता है। क्योंकि आप पढ़ते हो 1/9 मन से तुम पढ़ते हो। हम बताएंगे आगे वाले अध्याय में कि कैसे पूरा का पूरा मन जो है पढ़ाई की ओर अग्रसरित होता है या अग्रसर होता है, और कैसे पढ़ाई में मन इतना लग जाता है कि दूसरी बात को हम सोचते ही नहीं है।
कैसे प्रेम हो जाता है पढ़ाई से। देखिए अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे, ये जो है ये देखो, इसी को अंग्रेजी में बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानिए ना कि एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो भी नियम है हम क्रम से बताएंगे, इकट्ठा नहीं बता देंगे, हमें बता दें और पता लगा भूल जाए, हम क्रम से बताएंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। सेंटेंस जो है पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जैसा कि आज का हमारा विषय होगा, वैसे असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और इंपरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आज हमारा जो है मुख्य विषय होगा असर्टिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव का अर्थ क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण, जिसमें कोई भी स्टेटमेंट जो दिया गया हो वो बिल्कुल साधारण हो। और ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव, तो अफर्मेटिव सकारात्मक होता है और निगेटिव नकारात्मक होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि असर्टिव सेंटेंस आए कहाँ आए? रिपोर्टेड स्पीच में, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम बता रहे हैं। मान लीजिए कहीं पढ़ा गया, यही सेंटेंस आ गया कि राम सेड टू मी, इतना हो गया। अभी आगे नहीं लिख रहे हैं, आगे इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि फिर तो नियम हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक बार में हम बहुत से नियमों को एक साथ बताएंगे, आप भूल जाएंगे। हम क्रम से बताएंगे तो आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर हम संकेत दे रहे हैं कि मान लीजिए एक कामा और इन्वर्टेड कामा के बाद इधर टिक कर दिए और इसका लिख दिए कि असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसका मतलब ये हुआ कि इस रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है, ना तो इंटरोगेटिव है, ना इंपरेटिव है, ना एक्सक्लेमेटरी है। और असर्टिव सेंटेंस का लक्षण इतना ही जानिए कि जिस सेंटेंस में पहले कर्ता होता है, फिर सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो, उसी को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। हमेशा इसका सबसे पहला लक्षण देखने पर पता चल जाता है। अब देखिए कि हमारा पहला नियम बनकर तैयार हो गया। यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हो तो क्या करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पहला नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदल देते हैं टोल्ड में। किसमें बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। अगर से है तो टेल में बदल देंगे और साथ साथ अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को सेड में ही रहने देंगे, हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे। ठीक, अब इसे मान लीजिए आगे हैं ऑब्जेक्ट की देखिए है, यह है रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, और बाद में असर्टिव सेंटेंस यहाँ है, इसको मत भूलिएगा। अगर असर्टिव सेंटेंस यहाँ नहीं होगा तो यहाँ सेड का दूसरा परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या हुआ?
यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर टोल्ड लिखेंगे, से के स्थान पर टेल लिखेंगे और सेज के स्थान पर टेल्स लिखेंगे। अब यहां देखिए सेड है, अब क्या लिखेंगे, राम टोल्ड मी। टू को हटा दीजिए, टू को हटा दिया जाता है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे राम टोल्ड मी। इसके बाद देखिएगा ना, वो हमारा चला करेगा असर्टिव सेंटेंस अगर आया है तो इसका अगला नियम क्या है, अगला नियम है कि कामा और इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर क्या लिखते हैं, दैट। अब देखिए दो नियम हो गया। पहला नियम हुआ, ये नियम तब तक लागू रहेगा जब तक असर्टिव सेंटेंस के हर एक भाग हम इनडायरेक्टली नहीं बदल देंगे तब तक लागू होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि आज असर्टिव सेंटेंस वाला चैप्टर। अब आप देखिए, राम टोल्ड मी दैट। अब इसके बाद जो आगे के नियम के आधार पर परिवर्तन किया जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे हैं कि अगर मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस है तो सेड को टोल्ड भी बदल दिया गया। क्यों बदला गया, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट है। फिर क्यों, क्योंकि बाद में रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है। अब देखिए इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को इतना आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक पहुँचा देंगे। और देखो यहाँ यही सेंटेंस जो हम ना, ये देखो, अगर मान लीजिए यही होता कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई। हाँ अभी देखिए कुछ नहीं आगे लिखेंगे क्योंकि और नियम इसमें है। तो नियम है कि अगर या यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हो और उसका कर्ता फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो यहाँ देखिए आई है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो अगर ये फर्स्ट पर्सन आया है तो ये बदल जाएगा किसमें, ये बदलेगा रिपोर्टर के आधार पर। क्या फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के आधार पर, रिपोर्टर के आधार पर या स्पीकर के आधार पर। अब देखो बेटा, स्पीकर यहाँ नाम जो है थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, क्योंकि किसी भी इंसान का नाम जो है वो थर्ड पर्सन माना जाता है। राम, श्याम, मोहन है, ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में प्रोनाउन जैसे वाह, वह, ये थर्ड पर्सन है। अब आप देखिए यहाँ जो इसका रिपोर्टर है, स्पीकर है, वो नाम माने संज्ञा एक वचन है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ आई के स्थान पर भी हम उसका प्रोनाउन लिखेंगे ही, ही हो गया, क्योंकि ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन रहेगा। एक वचन है, एक वचन ये भी हुआ सिंगुलर नंबर में। तो राम टोल्ड मी दैट, यहां तक तो आपको समझा चुके पहले, ये भी समझ आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन सब्जेक्ट के कैसा हो, सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर है, सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के आधार पर। ये क्या है, नाउन है। जेंडर क्या है, पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है और एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर देखिए ही कर दिया गया ही, और साथ साथ अगर यहीं पर जो है सीता होता तो हम कह देते सी, अगर यहाँ पर होता पीपुल होता या दे होता तो यहाँ पे हो जाता। राम एंड श्याम यहाँ बहुवचन होता तो यहाँ पर भी दे हो जाता। लेकिन यहाँ केवल राम है, एक वचन है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ही कर दिया। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए
यहीं पर होता हमारा यू। अब देखो ना, यहीं पर हमारा होता है यू। यू सेकेंड पर्सन है, यू जो है सेकेंड पर्सन है। अब सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, किसमें बदलेगा? उसका नियम है कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक, देखिए फर्स्ट पर्सन तो बदला सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन बदला ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ मी है, ये फर्स्ट पर्सन है, एक वचन है। हमने तुरंत यू के साथ कर दिया आई, एक वचन आई कर दिया। और इसके बाद यदि मान लीजिए यहाँ पर इस वाक्य में या इस सेंटेंस में या इस डायरेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, भाई हो सकता है कहीं कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न पूछ जाता है ना, उसको तुरंत थर्ड पर्सन कर देते हैं, तुरंत थर्ड पर्सन कर देते हैं। और वहां पर अगर मान लीजिए यह होता इस रूप में कि राम से टूमी ना होकर के कितने होगा? राम से। अब यहां हो गया यू, अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को हम थर्ड पर्सन में कर देंगे। और थर्ड पर्सन तो आया है यहाँ ही कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं, क्योंकि राम से एक लड़की भी कह सकती है, लड़का भी कह सकता है। अगर लड़का कहेगा तो ठीक है, लड़की कहेगी सी। तो पहला नियम सीखिए कि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के नंबर जेंडर पर्सन के आधार पर, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के नंबर जेंडर पर्सन के अनुसार। मान लीजिए यही होता, यहां होता है राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा करके यहां होता ही ये ही। अब इसे ध्यान दीजिए यहां कि कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा के पश्चात कोई भी शब्द आएगा तो उसका पहला वर्ड एक्टर ही होगा, ही में इस्तेमाल नहीं होगा एक्टर। अब ये थर्ड पर्सन हो गया, माने हुआ कि अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, अपने आप रह जाएगा राम टोल्ड मी दैट। अब ही में ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या सीखे? पहला परिवर्तन क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, और अगर मान लीजिए सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन है नो चेंज, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाथ थोड़ा देखिए, देखो यस ओ यस, वैसे सन माने क्या होता है? बेटा होता है, लेकिन इसको एक फार्मूला के रूप में आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। सन बटे 1 2 3, चाहे सन बटे 123 और चाहे गई बटे 1 2 3। देखिए एक तो माने फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन और ये है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के आधार पर। हम जो भी कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के आधार पर। सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन और जेंडर के आधार पर। ये थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है। तो देखिए इस छोटे से सूत्र का प्रयोग करके हम बड़ी बात को सीख सकते हैं, और कैसे जितने भी पर्सन का परिवर्तन आएगा सब इसी के अनुसार होगा, चाहे जो परिवर्तन हो, चाहे जैसा सेंटेंस हो,
क्योंकि अभी तो हमारा असर्टिव सेंटेंस चल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि किसी सेंटेंस के चाहे यहाँ हो पर्सन चाहे आखिरी पर्सन, सब जो है इसी के आधार पर बदलेगा। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया आपका। यदि साधारण रूप से यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस आया है तो सबसे पहले सेड को टोल्ड में हम बदल देते हैं। अगर से है तो टेल में, और अगर सेज है तो टेल में बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे ऑब्जेक्ट बाद में होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वही रहेगा, ना सेड बदलेगा, ना से बदलेगा, ना सेज बदलेगा। काम एंड कामाज के स्थान पर दैट कंजंक्शन लगेगा और आगे जो पर्सन आएगा कर्ता के रूप में आएगा, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के आधार पर। अगर सेकंड पर्सन यहाँ है तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के आधार पर, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब यहाँ देखिए कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता क्या क्या है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में आता है यू, योर। थर्ड पर्सन क्या आता है ही, सी, इट, दे, देम, देयर, हर, हिज। कोई नाम इसको कहा जाता है थर्ड पर्सन। और इसके बाद आपको हम टेंस का पर्सन बताएंगे। मैंने संकल्प लिया है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी का ज्ञान, चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, संस्कृत के जो ग्रामर है, हिंदी का जो ग्रामर है, आप तक इतना पहुंचाऊंगा कि चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हो, जूनियर हाई स्कूल के छात्र हो, इंटर के हो, बीए के हो, या साथ साथ बीए हो, बीटीसी कर रहे हो, या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से ध्यान, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट डायरेक्ट, पंक्चुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स और साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, होमोफोन, साइनोनिम के साथ साथ जितने भी आपके लेटर एप्लीकेशन है, कंपोजिशन वाला भाग, ट्रांजिशन वाला भाग, ये पूरा का पूरा मैं आज संकल्प ले रहा हूँ आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन साथ साथ ये मत भूलिए, अगर मान लीजिए कि हमारी पढ़ाई आपको पसंद आई तो मुझे कैसे विश्वास होगा? मैं विश्वास तभी करूँगा जब आप सब्सक्राइबर बनेंगे और इस चैनल को, इस हमारे अध्यापन कार्य को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मुझसे कुछ लाभ हो रहा है तो वो लाभ केवल अपने आप तक सीमित मत रखिएगा, अपने और यार दोस्तों को, साथियों को आप शेयर कर दीजिए, वे भी इस लाभ से वंचित न रह जाए। अगर वंचित रह जाएंगे तो आप अकेले लाभ लेकर के आप मित्रों के साथ अन्याय करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप शेयर करके इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तभी हमको ये विश्वास हो जाएगा कि मेरा अध्यापन कार्य सार्थक है, और तभी मैं और जिज्ञासाओं से भरपूर होकर के आप तक अपने और अच्छे अच्छे प्रेरणाओं से भरे हुए ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करूँगा। आगे बताएंगे कैसे इंसान का मन जो है पूर्ण रूप से पढ़ाई में लगता है, चाहे जहाँ भटक गया हो। मैं वादा करता हूँ मन कहीं भटक गया हो आपका, हम मन को पढ़ाई में लगा करके आपके दिमाग को हम अध्यापन के लिए केंद्रित करके दिखा देंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।